नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। एक फिल्म आई थी धुरंधर और वो सुपरहिट हुई थी और अब एक डील आई है जिसको धुरंधर कहा जा रहा है। मेरे साथ मैन ऑफ द मूवमेंट है पीयूष गोयल साहब, वाणिज्य मंत्री। पीयूष जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। देखिए, ये डील तो धुरंधर कही जा रही है, एक फिल्म भी आई थी धुरंधर, इस डील को भी धुरंधर कहा जा रहा है। ऑपोजिशन क्या कह रहा है मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन देश के लिए ये कितनी बड़ी बात है ये डील होना। पहले ईयू के साथ 27 देश, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अमीश जी, भारत की सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े छलांग लगाने की सोच, बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने की सोच बन चुकी है। कांग्रेस के समय में आपको याद होगा, चिदम्बरम जी ने 2014 में अपने बजट देते हुए इंटरिम बजट में कहा था कि 30 साल के बाद हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यानी 44 तक। अब मोदी जी आए 2014 में, 11वीं से आज चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। 2 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बन जाएंगे, यानी 16 साल पहले, 16-17 साल पहले जो कांग्रेस की सोच थी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का लक्ष्य रखा। हमारी इकोनॉमी एक 30 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी आज की इकोनॉमी से 8 गुना बड़ी। अब जब इतना बड़ा लक्ष्य रखो और आपको एक विकसित देश बनना हो, तो आप एक अपने छोटे से कमरे के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन आपको दुनिया के साथ एंगेज करना पड़ेगा, दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। ये डील और इसके साथ जो बाकी 8 यानी 9 FTAs माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, जिसमें 38 देश कवर होते हैं। लगभग सभी विकसित देश हैं जो हमारे साथ स्पर्धा नहीं करते, हमारे पूरक हैं। एक प्रकार से नींव रखी जा रही है भारत को एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर सिटिंग ऑन द हाई टेबल। आप देखिए, सरकार का एक अपना वर्जन है। कांग्रेस ने अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले बोला है कि कुछ भी पार्लियामेंट में शेयर नहीं हुआ है, नेगोशिएशन जो हुई हैं वो पार्लियामेंट की जानकारी के बिना हुई हैं, और भी बहुत baतें बोली हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कितना दुर्भाग्य है, शायद 50 साल से अधिक इस पार्टी ने राज किया। जी 60। ये दर्शाता है कि कितना बचपना है और कितनी जानकारियों का अभाव है। उनको ये नहीं पता कि नेगोशिएशन बंद कमरे में होती है, उसके पावर्स जनता ने हमें दिए होते हैं, चुन के लाके भेजा होता है, उसके कॉन्टूर्स कैबिनेट डिसाइड करती है और उसके हिसाब से नेगोशिएशन करके कैबिनेट फाइनलाइज करती है। लेकिन बार-बार उनके हिसाब से अगर कोई चले और ऐसे पब्लिकली डिस्कस हो के डिबेट हो कि नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो कभी देश कोई एग्रीमेंट कर ही नहीं पाएगा। और वैसे इन्होंने अपने समय में जो एग्रीमेंट्स किए जी, उसकी जरा किसी से पूछो, सब इंडस्ट्री के लोग, सब किसान दुखी हैं। लेकिन मैं किसानों पर आऊंगा, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है ये ओवर हाइप्ड है, ढोल ज्यादा पीट रहे हैं वाणिज्य मंत्री और प्रधानमंत्री, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो तो ये भी कह रहे हैं जयशंकर जी को कुछ पता नहीं है। जयशंकर जी कह रहे हैं पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री जी को पता है। वैसे ट्रेड डील के बारे में तो स्वाभाविक है मुझे ही मालूम होगा, जयशंकर जी को कैसे मालूम होगा? तेल के बारे में उनको मालूम होगा, मुझे कैसे मालूम होगा? हर एक को अपना अपना काम देखना है। तो दुर्भाग्य है, सरकार तो पूरी सब लोग मिलकर चलाते हैं। प्रधानमंत्री के समझ नहीं है कि हर एक को अपने एरिया को फोकस करना पड़ता है। रही बात ऑपोजिशन की, मैंने अभी तक तो आपको सुना नहीं है कहते हुए कि आज तक की व्यूअरशिप आपसे ज्यादा है, या कोई और चैनल हो, NDTV हो, वो आपसे आगे चला गया। ये तो हम तो खुद नंबर 1 है। ऑपोजिशन वी आर नंबर 1, वी सेट द एजेंडा। ऑपोजिशन का काम है कि तो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ, दुर्भाग्य से कुछ मिल नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा इतना कहूंगा, देखिए किसानों को हमने पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है जी। लाखों करोड़ों लोगों के लिए नए रोजगार के, व्यापार के, उद्योग के, उद्यमी बनने के, स्टार्टअप बनने के युवा युवतियों को, बहनों को, महिलाओं को मौका देने का काम किया है जी। मुझे लगता है शायद कांग्रेस को थोड़ी मिर्ची लग रही है। अच्छा, मिर्ची लग रही है, क्यों मिर्ची लग रही है पर कांग्रेस को? वो नहीं देखना चाहते देश आगे बढ़े, वो नहीं देखना चाहते देश स्वावलंबी बने। जयराम, वो बड़े ईर्ष्या में है कि ईयू के 27 देशों के साथ वो तो 2006 से 13 तक माथा पीटते रहे, एग्रीमेंट कर नहीं पाए, अबॉर्ट कर दिया।
इस सरकार ने कैसे 3 साल में ही डील कर दी। नहीं, 3 साल में डील कर दी, लेकिन आपके लिए कमेंट है जयराम रमेश का। वो कहते हैं अमेरिका की ट्रेड डील का भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से किया गया बचाव हद से ज्यादा चालाकी भरा है। आप चालाक वाणिज्य मंत्री हैं जो चालाकी से सब कुछ छुपा रहे हैं, ये जयराम रमेश का कथन है। ऐसा है, जिस दिन जयराम रमेश जी को देश हित और जनहित समझ में आ जाए, जिस दिन उनको किसानों की समस्या समझ में आ जाए, जिस दिन उनको पता चले कि देश में रोजगार की आवश्यकता है, मध्यम वर्ग की आवश्यकता है, गरीब गरीबी से निकल के आगे जाना चाहते हैं, आज के युवा युवती की बड़ी महत्वाकांक्षी भविष्य के लिए लोग काम कर रहे हैं, उस दिन देश का भी उद्धार होगा, शायद कांग्रेस पार्टी का भी कुछ भविष्य बन पाएगा। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने सुबह से पूरी जानकारियां सबके समक्ष ट्रांसपेरेंटली रखी है। शायद उन्होंने मेरी इंटरव्यू नहीं देखी, कोई भी मेरा प्रेसर नहीं देखा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ऐसे व्यक्ति का क्या करना जिसको कुछ समझ नहीं आता है। वो पार्लियामेंट में देख लो कुछ कर नहीं पाते, पार्लियामेंट में अनाप शनाप बयान देते हैं। तो मुझे लगता है जयराम रमेश जी के लिए तो मेरी सहानुभूति है, उससे ज्यादा क्या है। जयराम जी के लिए आपकी सहानुभूति है, लेकिन किसानों की बात कर लेते हैं। आपने अतिरिक्त उत्पादों की बात करी, उस श्रेणी का जिक्र किया, उसमें ये कौन से उत्पाद हैं, क्योंकि इसको लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ऐसा है, भारत में कई चीजें हैं जो बरसों से आयात की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। आज भी लगभग $30 बिलियन का इंपोर्ट खाद्य के पदार्थों का है। उदाहरण के लिए सोयाबीन ऑयल ले लीजिए। सोयाबीन ऑयल भारत में कम है, कांग्रेस के जमाने से भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। कांग्रेस 10 साल थी ना यहाँ पे, हाल में 2004 से 14 तक उनके समय भी आता था। अब सोयाबीन ऑयल भारत की आवश्यकता है कि उपभोक्ता को सस्ता मिले, पर्याप्त मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर सोयाबीन ऑयल में हमने एक कोटा दिया अमेरिका को, तो देश के हित में, उपभोक्ताओं के हित में। पर आप महाराष्ट्र सोयाबीन हमने नहीं खोला है जी। पर आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लाखों सोयाबीन के किसान हैं, और डीडीजीएस जो कि डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन्स की बात हो रही है, और सोयाबीन ऑयल के आयात से पूरी तरह से, क्या आपको नहीं लगता इसका इंपैक्ट पड़ेगा? ऐसा है, डीडीजीएस में भी एक कोटा दिया गया है, और डीडीजीएस बड़ा हाई न्यूट्रिशन पोल्ट्री का एनिमल फीड है। एनिमल हस्बेंड्री चाहती है कि उसको अलाउ किया जाए, जिससे हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़े जी। तो जितना आज एनिमल फीड देश में रिक्वायरमेंट है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कई बार इंपोर्ट करना पड़ा है, पहले भी कांग्रेस के समय भी इंपोर्ट करना पड़ा है। तो ये वास्तु स्थिति को देख के, आकलन लगा के देश की जरूरतों का आकलन लगा के कि देश के लिए क्या फायदेमंद होगा, किसानों को नुकसान नहीं होने देना, वो ध्यान में रखते हुए। अब जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन को हमने अलाउ नहीं किया, सोयाबीन केक को अलाउ नहीं किया, सोयाबीन ऑयल को अलाउ किया, जो वैसे ही इंपोर्ट होता है जी। तो बड़ी सोची समझी रणनीति से कुछ चीजें खोली है जो देश के लिए आवश्यक। एक और बात है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इस समय बहुत से दर्शक हमें देख रहे हैं। अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार में मौजूदा पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाएगा, इसका तात्पर्य क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि जीएम फसलों, डायरी उत्पादों पर प्रतिबंध हटाना हो जाएगा। ऑपोजिशन भी ये बात कह रही है। अब कितना दुर्भाग्य, अगर वो करना होता, ये कह रहे हैं, तो हम जीएम फूड्स को ही अलाउ कर देते। हमने तो कोई जीएम फूड को अलाउ नहीं किया। इसको फैक्ट चेक करना चाहेंगे आप? मैं फैक्ट चेक में ही बैठा हूं ना, मैंने तो नेगोशिएट किया है। कोई जीएम फूड को अलाउ नहीं किया। जीएम फूड अलाउ भारत में हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल जी। डेयरी को अलाउ नहीं किया। हमने चावल, गेहूं, चीनी, कई प्रकार के मिलेट्स जैसे बाजरा, रागी, कोडो, जवार, अमरांत, इन सबको अलाउ नहीं किया। पोल्ट्री को अलाउ नहीं किया, मीट को अलाउ नहीं किया। तो किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया। पूरी तरीके से मक्का अलाउ नहीं किया, सोयाबीन अलाउ नहीं किया, चना अलाउ, काबुली चना अलाउ नहीं किया, मूंग अलाउ नहीं किया, ग्रीन पी अलाउ नहीं किया। कई सारे, जैसे भारत में बनाना, केला बहुत है, नहीं अलाउ किया। स्ट्रॉबेरी नहीं अलाउ। भारत का फार्म सेक्टर नहीं खुल रहा है आपके? भारत का फार्म सेक्टर पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो वस्तुओं में उनको पर्याप्त यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। कुछ ऐसे वस्तुएं जो भारत में नहीं बनते, कुछ ऐसे वस्तुएं जो आज भी आयात होते जी, उसमें खोलने से हमारे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने देखा मकर द्वार पर आप जा रहे थे और आपके खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे थे, ट्रैप डील कहा जा रहा था सदन के अंदर। गुरुवार को आप साइड से जा रहे थे। हम फोकस्ड हैं
सकारात्मक सोच में, हम फोकस से काम करने में। अब इनके नारे इतने घिसे पिटे वो कह रहे और ट्रैप डील बेबुनियाद है, वो कह रहे ट्रैप डील है, मोदी जी और पीयूष जी को ट्रैप कर लिया है ट्रंप ने। नारे लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। वो नारे लगा रहे हैं लेकिन उनको पता भी नहीं है कोई डील के बारे में। इतनी आज जानकारियां दी हैं, वो सुन के उन्होंने सबने माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं इस प्रकार के नारे लगा के, देश की छवि बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, आपने किसानों के बारे में बहुत बोला, लेकिन बार बार ये ऑपोजिशन एक बात पर हैमर कर रहा है कि ट्रंप फंसा रहे हैं, ट्रंप ने फंसा लिया, और वो एक शब्द यूज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं इस सरकार को, और जो चाह रहे हैं वो करा रहे हैं। जी, ये डील को 1 वर्ष लगा, फरवरी पिछले साल से चल रही है। अगर इस प्रकार की बातें होती तो 1 वर्ष लगने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पूरी टीम ने, हमारे नेगोशिएटिंग टीम ने, पूरा मंत्रिमंडल के समूह ने, जिसने एक एक चीज पे गहराई से देखा, एक एक चीज को बहुत गंभीरता से अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया, देश हित को प्राथमिकता दी, देश हित को सर्वोपरि रखा। कैसे हमारे किसानों का लाभ हो, कैसे युवा युवतियों को पर्याप्त अवसर मिले, कैसे लाखों करोड़ों बहनों को, हमारे हुनर वाले लोगों को काम मिले, कैसे रोजगार बढ़े, निवेश बढ़े, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वस्तु भारत में आ सके, कैसे आईसीटी प्रोडक्ट्स, डेटा सेंटर के इक्विपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग का इक्विपमेंट। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनको अराजकता से ही सोचने के अलावा कुछ दिखता नहीं है। उनको तो बड़ी चिढ़ आती है कि देश इतनी तेजी से कैसे प्रगति कर रहे हैं। वो शायद चिढ़ रहे हैं कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए। वो शायद चिढ़ रहे हैं कि 25 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए, उनसे पच नहीं रहा है मोदी जी की लोकप्रियता, उनसे पच नहीं रही है देश के जनता का उज्जवल भविष्य। क्या इस डील के फ्रेमवर्क को यू विल शेयर इन द हाउस? क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे शेयर किया जाएगा? ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, हमने जो उनके साथ डिटेल्ड एग्रीमेंट तय किया है उसको लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया जाएगा जी। और उसके बाद कैबिनेट द्वारा पास होने से उसके बाद ही ये पब्लिक डोमेन में डाला जाता है जी। क्या आपको लगता है कि जी, मैंने आज इतनी पर्याप्त मात्रा में इसकी सूचनाएं और जानकारियां दी है कि किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार का गुमराह करने की कोशिश कोई ना करे। हर किसान सुरक्षित है, किसानों के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य उज्जवल बनेगा, देश में एक खुशहाली की लहर चारों तरफ देखने को। ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, बार बार कांग्रेस इस बात को कह रही है, प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, राहुल गांधी ने आज फिर इस बात को दोहराया है। आप जरा सोशल मीडिया का एनालिसिस करिए, आपके खुद के ध्यान में आ जाएगा कि इनके ट्वीट 8-10 हजार लोगों से ज्यादा कोई देखता भी नहीं है, जबकि एक एक हमारी जानकारी जो हम डिटेल्स प्रेसर में दे रहे हैं, जो हम इंटरव्यूज में दे रहे हैं, वो करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। दुर्भाग्य से इन्होंने कोई ठोस बताई तो सही ना कि किसानी कौन से प्रोडक्ट में उनको चिंता हो रही है, बताए तो सही हमने कौन सी चीज में कॉम्प्रोमाइज किया, स्पेसिफिक तो बताएं। तो कह रहे हैं कि किसानों के हितों को बेच दिया गया है। किसानों के हितों को बेचा तो किस तरीके से, कुछ बोले तो सही। मैंने तो पूरी लिस्ट प्रेस में सबके सामने रख दी है कि ये चीजें हमने खोली नहीं है। मैंने बता दिया क्या क्या मार्केट हमारे लिए खुलेगी, क्या क्या चीज हम अब एक्सपोर्ट करने के लायक होंगे अमेरिका, कैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा, ये जो कैसे टेक्नोलॉजी भारत में आएगी जी। लेकिन ये जो बार बार कहने का प्रयास है कि दबाव में दी गई डील है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असत्य सत्य नहीं हो जाता। वो गोबेल्स थ्योरी को शायद अभी तक समझ के बैठे। अच्छा, ट्रंप लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि रूस से तेल लेना बंद करे भारत, और इस डील में भी उन्होंने, मैंने पहले भी बताया, प्रेस में भी बताया, ये विषय मेरा विभाग का नहीं है, मैंने ट्रेड डील फाइनलाइज की है, इसकी जानकारी फॉरेन मिनिस्ट्री पहले भी दे चुकी है, तो इस विषय में कोई और नई सूचना है नहीं, कुछ हो तो वो लोग बताएंगे जी। लेकिन अब पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। हाउस में जो कुछ हो रहा है, राहुल गांधी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसा इंसिडेंट कर सकते थे जो अप्रत्याशित हो सकता था। क्या कहना चाहते हैं? वहां बैठा था। बीजेपी एमपी ने बोला प्रधानमंत्री के ऊपर
ऊपर प्रधानमंत्री के चेयर के पास महिला सांसद वहां पहुंच गई मैं थी। खुद वहां बैठा हुआ था। क्या हुआ था? इतना डरावना दृश्य था, जिस प्रकार से हर शिष्टाचार को तोड़ के, हर नियम को तोड़ के कुछ सांसद विपक्ष के, मैं वेल तक में समझ सकता हूं, उनकी तरफ रहना चाहिए, उसके बदले हमारी तरफ आते हैं, वो भी समझ सकते। 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के, मैं उनके पीछे बैठता हूं, हमारे भी आगे चले गए। हम सबके ऊपर पता नहीं ये लोग क्या हमला कर सकते थे, क्या इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महिला सांसद थी। हाँ, तो इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार के लोग चुन के आए, किस प्रकार के माननीय सांसद अब इस पार्लियामेंट में आ गए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उन्होंने क्षमा मांगनी चाहिए देश की, क्षमा मांगनी चाहिए स्पीकर साहब की, क्षमा मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की, और हम सबकी, जिनके ऊपर वो हमला करने आए थे। वो किताब का जिक्र कर रहे थे बार बार, वो कह रहे राहुल गांधी एक किताब को प्रेजेंट करना चाहते हैं जो अनपब्लिश्ड है। अब बीजेपी 40 ऐसी किताबें ले आई जो पब्लिश्ड हो चुकी हैं। एग्जैक्टली, तो वही तो इश्यू है कि कोई भी विषय अश्लील हो, ठीक नहीं हो, उसको और कोई विषय ऐसे बेबुनियाद किताब पे छपे, कोई भी ऐसे मैगजीन में छपे जो सत्य नहीं है, असत्य को आप ऑथेंटिकेट करे बगैर नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट में तो रूल है, स्पीकर ने रूलिंग भी दी है, तो उसके बाद भी अगर इस प्रकार का दृश्य करे, पार्लियामेंट चलने नहीं दे, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं मोदी जी डर गए हैं। आपका रिप्लाई क्या है इसको? मुझे लगता है कि देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के को बड़ी बातें समझते हैं। उनके लोकप्रियता आज पूरे विश्व में छाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी तक डराने वाला कोई व्यक्ति हुआ नहीं है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है पार्लियामेंट का डिस्कोर्स थोड़ा नीचे आ गया है? प्रधानमंत्री ने भी गांधी परिवार के सरनेम की बात करी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो टिप्पणी करी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। गांधी परिवार के सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री ने बोला कि ये सरनेम चुरा कर आ गए हैं। पर उसमें क्या गलत है? आखिर उनके दादी का, जो आज के दिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका किसी से शादी हुई थी, इंदिरा जी की फिरोज गांधी जी से, और उनका नाम, उनका जो स्पेलिंग है, सब कुछ पूरे देश के सामने है। तो कैसे बदला, कब बदला, क्यों बदला, वो अभी तक समझ नहीं आया। जी जी, 2-3 सवाल जो कि महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है, बार बार मैं इसलिए किसान की बात कर रहा हूं क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है, फार्मर को, हितों को हटाया गया है और ये डील यूएस के पक्ष में ज्यादा है। 2 लाइन में अगर आप कॉमन व्यूअर को समझाना चाहे, ये डील भारत के पक्ष में कैसे है? कोई भी डील होती है एज वो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होती है, दोनों को लाभ होना चाहिए। हमको जैसे प्लस फॉर इंडिया, हमको जैसे बहुत लाभ मिल रहा है कि हमारे सब किसानों के हितों को हमने सुरक्षित रख लिया। हमारे किसान जो बड़े मात्रा में बनाते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसमें कोई छूट नहीं, रियायत नहीं दी गई है। हमारे लेबर इंटेंसिव सभी सेक्टर्स में भारी गिरावट आई है। रेसिप्रोकल टैरिफ में मात्र 18% लगेगा। बाकी हमारे जितने कंपटीटर देश है, तो रिलेटिव टर्म में ही देखना होता है, उन सबसे हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ कम है, तो हमें एक एज मिलेगा अमेरिका में एक्सपोर्ट करने में। हमें जो आवश्यकता है डेटा सेंटर्स के लिए, एआई के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, ये सब टेक्नोलॉजीज अब भारत को मिल पाएगी। बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, क्योंकि एक सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है अब दोनों देशों के व्यवहार में और व्यापार में। तो स्वाभाविक रूप से बड़े अमाउंट का निवेश हम देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। स्वाभाविक है कि आज जहाँ 1800 जीसीसी ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जी, और कई सारी कंपनियां चाहती है कि भारत में आए, भारत का हुनर, भारत के युवा युवतियों का टैलेंट, स्किल का लाभ ले। वो चाहते हैं कि भारत में कम खर्चे में उनका काफी काम आउटसोर्स हो सकता है, जिससे भारत को आमदनी भी होती है, विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं और हमारे लिए नौकरी और रोजगार भी मिलता है। एक ये बार बार कहा जा रहा है कि $500 बिलियन का सामान भारत को अब लेना होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत में कई ऐसी इस पे हमारे डोमेस्टिक सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। भारत में कई ऐसी चीजें, अब तेल है, तेल तो हम हर साल खरीदते ही है ना विदेश से। बिल्कुल आज से खरीद रहे हैं कि कांग्रेस के समय से, कि उनके भी बाप दादा के समय से, सबसे तब से खरीद रहे हैं। तेल विदेश से आता ही है। भारत आज तेजी से आगे
विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है। हमारी विकास दर 7.4% दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो तेल की खपत भी बढ़ेगी, तेल की डिमांड भी बढ़ेगी। एलपीजी एलएनजी हमने आज घर घर तक पहुंचा दिया है। तो इसका मतलब हम यूएस से भी ऑयल लेंगे अब? हम सबसे लेंगे जो देश हित में, जहां से रशिया से भी लेंगे, यूएस से भी लेंगे। वो तो आपको, जैसा मैंने कहा, मैं तेल का निर्णय नहीं लेता हूं, मैं कोई ऑयल कंपनी नहीं चलाता, ना मेरे पास कोई ऑयल कंपनी। ये डिसीजन ऑयल कंपनीज लेती हैं। और स्वाभाविक रूप से हमें डेटा सेंटर लगाने हैं तो उसका इक्विपमेंट लगेगा, एनवीडिया की चिप्स लगेंगी, क्वांटम कंप्यूटिंग की मशीन्स लगेंगी। हमें बड़े पैमाने पे आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लगते हैं। हमारी स्टील कैपेसिटी 140 से 300 मिलियन टन जानी है, डबल करनी है। कोकिंग कोल लगेगा। प्रेशियस मेटल्स भारत में इंपोर्ट हर वर्ष होते ही हैं। यहाँ हवाई जहाज लगेंगे, कमी दिखती है, रोज महसूस होती है, टिकट नहीं मिलते हैं प्लेन के। जी। हवाई सेवाओं को बढ़ाना है तो लगभग 80-90 बिलियन डॉलर के आज हवाई जहाजों का ऑर्डर बोइंग के पास है, इंजन का ऑर्डर जी के पास है, स्पेयर पार्ट्स का ऑर्डर है, ये सब भारत में लगने ही वाला है। तो हमने आकलन लगाया तो आज के दिन जो अमेरिका जिन चीजों को हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहां उनको कंपैरेटिव एडवांटेज है, आज के दिन सेक्टर में भी आपको लगता है? आज के दिन हम 300 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया से। क्या आगे चल के बढ़ेगा। अगले 5 साल में 2 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट इन चीजों का होगा जो अमेरिका हमें दे सकता है। उसमें अगर 500 बिलियन अमेरिका हमें अच्छे टर्म्स पे दे तो बहुत स्वागत है। आखिरी सवाल, बीएमसी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है, क्या कहना चाहते हैं आप? रितु तावड़े। मैं बहन रितु तावड़े जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब उद्धव ठाकरे जी का कुरकर्म का जो पीरियड था, 25-30 वर्ष, उन्होंने जो भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक प्रकार से धोखा दिया है मुंबई की जनता को, वो खत्म होगा। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे मिलकर महायुति मुंबई को सुशासन देगी, विकास देगी और मुंबई वासियों को एक उज्जवल भविष्य। आज मोहन भागवत जी मुंबई में थे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो उन्होंने एक बोला कि हम एक दूसरे का विनाश करने की बजाय एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट बनना चाहिए। उनको टैरिफ डील के संदर्भ में माना जा रहा है। क्योंकि यूएस $90,000 पर कैपिटा की इकोनॉमी है, हम $3,000 पर कैपिटा की इकोनॉमी। हमारे बीच तो कोई स्पर्धा है ही नहीं, हम तो एक दूसरे के पूरक हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा बयान दिया उन्होंने। आप मैन ऑफ द मैच हैं इस मैन ऑफ द मैच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए, दैट्स ग्रेट वन। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपने न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ बात करी, हर सवाल का जवाब दिया। मुझे लगता है किसानों को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस इंटरव्यू में वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। क्या वाकई ये डील भारत को आगे लेकर जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालों का जवाब पीयूष गोयल ने बखूबी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपका अभिनंदन।